हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? शर्म बढ़िया, आप सुनाइए। यहाँ भी सब बढ़िया भाई। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आगे भी चलती रहेगी। उसकी उम्मीद नहीं, उसकी तो गारंटी है। बच्चों मुझे ये बताओ, आपने लेक्चर नंबर 1 देखा? यस सर। आपने लेक्चर नंबर 2 देखा? यस सर। क्या क्या कराया हमने उसमें? सर लेक्चर 1 में आपने सबसे पहले हेलीकॉप्टर व्यू अपना पढ़ाने का तरीका बताया कि आप हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी सुनाओगे, स्टोरी के माध्यम से कॉन्सेप्ट बिल्ड कराओगे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप उस स्टोरी को कॉन्सेप्ट से लिंक कराओगे और नोट्स रीड कराओगे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सर आप एक क्विक रिवीजन करवाओगे और उसके बाद आप आईसीएस स्टडी मेटल के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज ये सब डिस्कस करने वाले हो। ये आपने सर अपना पढ़ाने का तरीका और पैटर्न बताया, बिल्कुल ठीक। फिर लेक्चर नंबर 1 में पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दी, हेलीकॉप्टर व्यू का स्टेप नंबर 1, और हेलीकॉप्टर व्यू के स्टेप नंबर 2 में हमने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 भी कवर अप कर लिया था। फिर आए हम लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में हमने कॉन्सेप्ट के अंदर टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 6 और टॉपिक 7 कवर अप कर लिया था। क्या रह गया था हमारा? टॉपिक नंबर 5, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और हमारी स्टोरी का सीन नंबर 5 भी तो इतना डिस्कस अभी नहीं हुआ है, इसीलिए आज हम उसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चा बैठिए। चलिए जी बच्चों, मान लीजिए जैसे ये राहुल और जया है, अब इनका तलाक हो रहा है। शादी करी, राहुल ने जया को चुना, प्री वेडिंग शूट हुआ, उसके बाद धूम धड़ाके से बारात चढ़ी, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हुए, बड़ी दिक्कतें हुई और अंत में अब कोर्ट में उनकी शादी का डिवोर्स हो रहा है। शादी हुई सबके सामने, डिवोर्स हो रहा है कोर्ट में अकेले। जज साहब सामने बैठे हैं और इन राहुल और जया को आप देखिए, ये कोर्ट में भी झगड़ा कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि ये कोर्ट में तो रुक जाए, जज साहब के सामने तो चुप रहे। तो आप हालात समझ सकते हैं कि कितनी बिगड़ गई है इनकी आपस में, कि इन्हें कोर्ट में भी झगड़ा करना पड़ रहा है। तो इनका तलाक का एग्रीमेंट जज साहब देखो पीछे बैठ करके बना रहे हैं कि नहीं? यस। जज साहब ने देखा कि भाई तुम्हारे तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, चलो तुम्हारा मैं तलाक का एग्रीमेंट बना ही देता हूं। आप सभी लोग कॉमन सेंस से जवाब दो। पहले इस सीन 5 को हम कॉमन एक कहानी डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन की, फिर इसे AS1 के टॉपिक नंबर 5 से लिंक कर दूंगा, ठीक है जी। जज साहब क्या लिखेंगे तलाक के एग्रीमेंट के अंदर? बताओ बच्चों, क्या कहते हो? जज साहब तलाक के एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे? सर जज साहब को वहां पे लिखना होगा कि जी अब ये दोनों अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल ठीक। और हो सकता है राहुल को कुछ कॉम्पेंसेशन भी देना पड़े जया को, यस। बच्चों के बारे में क्या बात होगी ये बताओ। जज साहब सबसे पहले दोनों से पूछेंगे कि हाँ भाई तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं। फिर वो जवाब देंगे हाँ बच्चे हैं या नहीं। और अगर हैं तो फिर जज साहब क्या पूछेंगे कि बच्चे कितने हैं। और फिर इन्हें ये बताना पड़ेगा जज साहब को कि कौन सा बच्चा किसके पास रहेगा। ये भी बात उस एग्रीमेंट में लिख दी जाएगी। ये बात भी उस एग्रीमेंट में लिख दी जाएगी। तलाक के एग्रीमेंट में और क्या होता है? यही सब चीजें होती कि भाई बच्चे कितने हैं और कौन सा बच्चा किसके पास रहेगा, या दोनों ही बच्चे, या 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे किसी एक पेरेंट के पास रहेंगे। ये सब बातें डिवोर्स के एग्रीमेंट में लिखी जाती है ही नहीं। तो बात दूसरी, सर एक और केस हो सकता है, क्या? बच्चे हैं तो नहीं, होने वाले हैं। द लेडी माइट बी प्रेग्नेंट, यस नो, यस, ये केस भी हो सकता है। वो बात भी फिर एग्रीमेंट में लिख दी जाएगी तलाक के एग्रीमेंट में कि बच्चा अभी पैदा तो नहीं हुआ है बट कुछ महीनों में पैदा होने वाला है। द वाइफ इज प्रेग्नेंट। और जब बच्चा पैदा होगा तब किसके पास रहेगा, ये बात तलाक के एग्रीमेंट में अभी लिख दी जाएगी, क्योंकि तलाक तो अभी हो रहा है ना, तलाक तो अभी हो रहा है बच्चों। यस सर, मैं आप लोगों को ना लिख करके जरा बनाता हूँ पिक्चर आप लोगों के सामने। ये लो, मैं ये पूरा आपको चार्ट के रूप में बनाता हूं। आप सभी भी चाहो तो अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हो। गिव मी अ सेकेंड, मैं राइटिंग पैड ओपन कर लूँ बच्चों। जस्ट ये लो जी, राइटिंग पैड हमने कर लिया ओपन। रिश्ते में आ रहा है चेंज, यानी क्या हो रहा है?
डिवोर्स हो रहा है, अब वो साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उनके रिश्ते में गहरा बदलाव आ रहा है। तो जज साहब क्या पूछ रहे हैं? जज साहब पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, जज साहब इज आस्किंग कि बच्चे हैं या नहीं, बच्चे हैं या नहीं। दो जवाब हो सकते हैं, या तो बच्चे हैं या बच्चे नहीं। अगर बच्चे नहीं हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इग्नोर। फिर तलाक के एग्रीमेंट में बच्चों से रिलेटेड कोई बात ही नहीं होनी कि भाई बच्चा किसके पास रहेगा। पर अगर बच्चा है, बच्चे हैं, तो फिर जज साहब फर्दर क्वेश्चन करेंगे कि बताओ कितने हैं, बताओ कितने हैं। अब लेट से उन्होंने बता दिया कि भाई बच्चे हैं एक्स, मतलब 1 2 3 जो भी है, 3 तो अब होते ही नहीं है, बच्चे हैं एक्स। तो फिर तलाक के एग्रीमेंट में क्या डिस्क्लोज किया जाएगा कि कौन सा बच्चा किसके साथ रहेगा, कौन सा बच्चा किस पेरेंट के साथ रहेगा, ये तलाक के एग्रीमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी एक केस हो सकता है कि बच्चे तो हैं, वो कह रहे हैं, पर कितने हैं ये नहीं पता। सर ये तो बहुत अजीबोगरीब बात हो गई। हाँ हो सकता है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आप लिंक करेंगे तो ज्यादा सहज महसूस करेंगे। ये तो पता है कि बच्चे हैं, कितने हैं ये नहीं पता, कितने हैं ये नहीं पता। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जज साहब तलाक के एग्रीमेंट में ये बात डिस्क्लोज करेंगे कि इन दोनों के बच्चे तो हैं, पर इनको खुद नहीं पता कितने हैं। तो मैं क्या ही बताऊं कि कौन सा बच्चा किसके साथ रहेगा, इन्हें खुद ही नहीं पता बच्चे कितने हैं। फिर ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा जज साहब को तलाक के एग्रीमेंट में। वो इतना लिख के छोड़ देंगे कि ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे हैं पर इन्हें खुद नहीं पता कितने हैं, तो मैं क्या फैसला सुनाऊं कौन सा बच्चा किसके साथ रहे। इतना ही लिख दिया जाएगा बस तलाक के एग्रीमेंट। और एक आखिरी केस प्यारे बच्चे, बच्चे नहीं हैं, अभी तो नहीं है, बट द वाइफ इज प्रेग्नेंट, है नहीं पर फ्यूचर में होने वाला है बच्चा, जल्दी होने वाला है बच्चा। तो ऐसे केस में क्या डिस्क्लोजर किया जाएगा? पहले ही लिख दिया जाएगा कि व्हेन, फ्यूचर में जब बच्चा पैदा होगा, बेबी बॉर्न होगा, तब वो किसके साथ रहेगा, ये बात आज ही तलाक के एग्रीमेंट में लिख दी जाएगी। बिल्कुल ही रफ बातें हैं, जस्ट इसलिए कि आप ना केवल कॉन्सेप्ट को समझें, आपको ये याद भी हो जाए सेकंडों के अंदर। हमारा काम क्या है, मैंने पहली क्लास में क्या बताया आपको, हमारा क्या टारगेट है? हम बच्चे को पढ़ाएं और ऐसे पढ़ाएं कि उसे साथ के साथ याद कराएं। बाद में उसे टाइम इन्वेस्ट करने की या खिचड़ी पकाने की या परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ऐसी टीचिंग का कोई फायदा नहीं है कि क्लास तो हो रही है 3 घंटे की, पर उसे रिवाइज करने के लिए बच्चे को लग रहे 4 घंटे। क्या फायदा, क्या फायदा? आप हमारी क्लास करिए, इसका रिवीजन का आउटपुट आपका 1/6 रहेगा। क्लास 1 घंटे की है तो 10 मिनट में रिवीजन, मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे। और ये सब क्वेश्चंस में पूरा लिंक होगा, क्वेश्चन ऐसे होंगे मक्खन की तरह, तुम क्यों घबराते हो? हम ये डेमो लेक्चर भी डालेंगे यूट्यूब पे, और हम क्वेश्चंस के डेमो लेक्चर भी डालेंगे यूट्यूब पे। एटलीस्ट पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तो डालेंगे ही डालेंगे। पूरा कोर्स आप सभी प्यारे बच्चों को चाहिए तो CSA से बाय करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। CA इंटरमीडिएट सितंबर 25 सफलता बैच, पूरा जरूर एनरोल करें अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत करने के लिए पूरे तरीके से समर्पित हैं और हमारे पास अनोखे आइडियाज भी हैं आपको पढ़ाने के लिए। इतना तो आपको महसूस हुआ होगा। मैं याद साथ साथ कराता हूं, यह है सारा टारगेट, लर्न इंस्टेंटली। और कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में देखा, हम गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल 3 वर्ड्स के पीछे पड़ गए। पूरी क्लास लगा दी हमने 3 वर्ड्स को समझने के लिए पिछली क्लास में। तो कॉन्सेप्ट में कुछ छूट जाएगा ऐसा सोचने की तो गलती भी मत करना। पूरी तैयारी के साथ हैं बच्चों, ऐसे ही थोड़ा ना है, पूरी तैयारी के साथ हैं आपके लिए। चलो जी, रिश्ते में आ रहा है बदलाव, डिवोर्स हो रहा है। जज साहब ने पूछा बच्चे हैं या नहीं, उन्होंने कहा हाँ है। जज साहब ने पूछा कितने हैं, उन्होंने बता दिए। जज साहब ने डिस्क्लोज किया तलाक के एग्रीमेंट में कौन सा बच्चा किसके साथ रहेगा। जज साहब ने पूछा बच्चे हैं या नहीं, उन्होंने कहा हाँ है। जज साहब ने पूछा कितने हैं, उन्होंने कहा पता नहीं। जज साहब ने एग्रीमेंट में लिखा बच्चे तो हैं पर ये कह रहे हैं खुद ही नहीं पता कितने हैं, तो मैं क्या लिखूं कि कौन सा पेरेंट किसके साथ रहेगा। बस इतना ही एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा, डिवोर्स के एग्रीमेंट। जज साहब ने पूछा बच्चे हैं या नहीं, उन्होंने कह दिया नहीं है। जज साहब ने कहा ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब ने पूछा बच्चे हैं या नहीं, उन्होंने कहा नहीं है पर पेट में है बच्चा, लेडी प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है।
फिर क्या होगा? जज साहब ये लिख देंगे कि जब बेबी बॉर्न होगा, जब बेबी पैदा होगा, तब वो किसके साथ रहेगा, तब ये बात एग्रीमेंट में डिस्क्लोज कर दी जाएगी। ये हो गया हमारा कहानी का सीन नंबर 5 प्यारे बच्चों, पूरे तरीके से डिस्कस हो गया सीन नंबर 5। अब मैं जरा अपने टॉपिक नंबर 5 पे आ जाऊं, इस कहानी को उससे लिंक कर दूं और आपको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवा दूं। ठीक है बच्चों, रेडी हो? यस सर जी रेडी है। चलो तो फिर चलो 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 तो फिर चलो 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 बच्चों, हमारा टॉपिक नंबर 5 क्या था? सर हमारा टॉपिक नंबर 5 था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसकी पूरी तह में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। चलो अब शुरू है जी टॉपिक, अब बिल्कुल सीरियस, अब कोई वैसी वाली बातें नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स वाली। आ जाओ केवल कोर कॉन्सेप्ट पे। अब देखो कॉन्सेप्ट को भी कैसे हम क्रिस्टलाइज करते हैं, अब ये देख लो, अब ये देख लो भाई, बिल्कुल एबी डिविलियर्स वाली बैटिंग है, टेंशन ना लो। बात अगर छक्के मारने की है तो 44 बॉल में 149, 66 बॉल में 162, और बात अगर टेस्ट क्रिकेट की डिफेंस की है तो 122 बॉल में 22 रन। जानते होगे सभी एबी डिविलियर्स को, तो भाई टेंशन ना लो, वही हाल है बिल्कुल। बात अगर मजे से याद कराने की है तो हमारे पास स्टोरी का हथियार है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी, और बात कॉन्सेप्ट में उतरने की है तो हम हैं ना आपके साथ, हम हैं ना आपके साथ, काहे घबरात, हम हैं आपके साथ। बच्चों आपने वर्ड सुना है क्लोजिंग स्टॉक? हाँ सर, वो गुड्स जो भी बिका नहीं है, हमारे गोदाम में बचा हुआ है, इसे सर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, शाबाश, वेरी वेरी गुड। बच्चों वर्ड सुना है आपने प्रॉफिट? हाँ सर सुना है, मुनाफा, जो बिजनेस को बच जाता है, सेल में से खर्चे वर्चे काट के जो बचत हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। बच्चों इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है बता सकते हो? है सर इन दोनों में कोई रिश्ता है? हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिश्ता क्या कहलाता है? मैं बताऊं, इन दोनों के बीच का रिश्ता कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। इन दोनों में सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जुड़वा भाई का रिलेशन है, जुड़वा भाई का रिलेशन। सर जुड़वा भाई मतलब अगर एक को खुशी होती है तो दूसरे को भी खुशी होती है, अगर एक को दुख होता है तो दूसरे को भी दुख होता है। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक को घटा दोगे तो प्रॉफिट भी घट जाएगा। सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जुड़वा भाई वाला रिलेशन है। नहीं तो मैं साबित कर देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता मैं साबित कर देता हूं। जब तुम छोटे बच्चे थे, 11th क्लास में पढ़ते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस टाइम पे तुमने सीखा था एक ट्रेडिंग अकाउंट। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है याद ही ना हो कि ट्रेडिंग अकाउंट किस बला का नाम है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि भाइयों ज़्यादा इसमें घुसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैसे भी, जस्ट मैं आपको इसमें एक ही रिलेशन साबित करके दिखाने वाला हूं कि वो रिलेशन किस प्रकार से होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मैं रिलेशन आपको दिखाने जा रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है सर जी। यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आती थी परचेजेस, यहाँ पे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आती थी सेल्स, और यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक। हाँ यहाँ पे हम टू लिखते हैं, टू लिखते हैं, टू लिखते हैं, यहाँ पे हम बाय लिखते हैं, बाय लिखते हैं, बाय लिखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। इतना भी अगर आपको याद है तो काम चलेगा, और इतना भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस सुन लो। हमें कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इसमें, खाली देखो रिलेशन। मान लीजिए सेल्स है 10 लाख और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख। लेट सपोज द सेल्स इज 10 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख। तो भाइयों बताओ हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा? सर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 10 लाख और 1 लाख, 11 लाख। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया, शाबाश। लेट सपोज यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख,
परचेजेस है 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1 लाख। तो बताओ बच्चों मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच के, मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच के? बैलेंसिंग फिगर सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताओ। सर 10 और 1 11 लाख में से 2 और 3 5 और 1 6 लाख माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ गया 5 लाख। बैलेंसिंग करना तो आता होगा बच्चों अकाउंट्स को, इतना तो मैं आपको उम्मीद कर सकता हूँ। बोलो यस और नो, कि आपको इतना पता होगा कि अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। भाई क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 11 लाख और डेबिट साइड का आ रहा है 2 और 3 5 और 1 6 लाख। 11 में से 6 गए, प्रॉफिट क्या बचा? 5 लाख। और ये ट्रेडिंग अकाउंट कुछ कोई बड़ी चीज थोड़ी है, ट्रेडिंग अकाउंट बहुत मामूली चीज है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? एक साइड आपने इनकम लिख दी सेल की और स्टॉक, और इधर साइड आपने खर्चे लिख दिए परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, और कमाई में से खर्चे माइनस किए और आपने देख लिया प्रॉफिट कितना आ रहा है 5 लाख। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और कोई ट्रेडिंग अकाउंट कोई बहुत बड़ी तोप का नाम थोड़ी है। 11 माइनस 6 प्रॉफिट आ गया 5 लाख। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अब बच्चों में आपको 2 आइटम्स का रिलेशन साबित करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का। अब मैं रेड कलर के पेन से लिखूंगा। बच्चों मान लीजिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख की बजाय हो जाए 1,50,000, तो बताओ फिर मेरी क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा? सर फिर हो जाएगा 10 लाख और 1,50,000, 11.5 लाख हो जाएगा सर, 11.5 लाख हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और डेबिट साइड कितनी है? 2 और 3 5 और 1 6 लाख। सर फिर हम 11,50,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 5,50,000। ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 से बढ़ाया मेरा प्रॉफिट भी 50,000 से बढ़ गया। और क्या कह रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले? अब आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आया 10 और 1.5 11.5 लाख, और डेबिट साइड है 2 और 3 5 और 1 6 लाख। 11.5 लाख में से 6 लाख गए, 11.5 लाख में से 6 लाख माइनस हुए, क्या बचा? 5,50,000, 5.5 लाख। जो प्रॉफिट पहले 5 लाख था वो भी 50,000 से बढ़ गया, सेम अमाउंट से बढ़ गया। यही तो है क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच का डायरेक्ट रिलेशन। सर अगर रिड्यूस कर दें तो? अब मैं ग्रीन कलर के पेन से लिखता हूं, अब मैं ग्रीन कलर के पेन से लिखता हूं, ओनली फॉर आवर व्यूअर्स। अब मैं ग्रीन कलर के पेन से लिखूंगा। बताओ बताओ मैं किसकी मिमिक्री कर रहा हूं यहां पे? बताओ बताओ, माइक देख के भी बता सकते हो। अब मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख से बढ़ाने की बजाय घटा दूं, मैं इसको 80,000 कर दूं, बढ़ाया नहीं इस बार मैंने, 1 लाख से और नीचे कर दिया, तो मेरी क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 10 लाख और 80,000, 10,80,000, 10,80,000। बिल्कुल ठीक। उसमें से माइनस करो 2 3 5 और 1 6 लाख, फिर क्या आएगा सर? 10,80,000 माइनस 6 लाख, ये आएगा सर 4,80,000। इस बार मेरा प्रॉफिट 20,000 से रिड्यूस हो गया। जैसे ही मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख से रिड्यूस करके 80,000 पे लाया, यानी जैसे ही मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 से रिड्यूस किया, मेरा प्रॉफिट भी 5 लाख से रिड्यूस होके आ गया 4,80,000। मेरा प्रॉफिट भी 20,000 से रिड्यूस हो गया। यानी खाली इनका रिश्ता सुख का नहीं है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, इनका रिश्ता दुख का भी है। ये सुख में नहीं दुख में भी साथ है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। और बच्चों ये कुछ ऐसी आधारभूत मूलभूत बात है जो ना केवल AS1 में बल्कि आने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आपकी मदद करती रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि AS1 में जो बेसिक बातें, जो बच्चों के कॉन्सेप्ट बेस बिगड़े हुए हैं, वो भी अगर डिस्कस हो जाएंगे तो बच्चों को आगे आने वाले सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा मदद रहेगी, बहुत ज़्यादा मदद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बच्चों को। इसीलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। हम समझ रहे थे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो हम आ कहाँ गए, अभी बताऊंगा ना, लिंक करूंगा। ये कहाँ आ गए हम, बिल्कुल सही जगह आ गए बच्चों, बिल्कुल सही जगह, यहीं से जाएंगे, यहीं से जाएंगे। आया समझ में? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन आ गया सर, आ गया सर। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। और मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको एक रूल सिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है, कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर।
बोलो यस और नो। बिल्कुल सिखाया था सर, पहली क्लास से आप इसकी चर्चा कर रहे हो सर। बिल्कुल ये बात आपने सिखाई थी कि भाई जितने में खरीदा है या जितने में बेचने वाले हो, इन दोनों में जो भी लोअर वैल्यू होगी उस वैल्यू पर आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करके चलोगे। ये आपने सिखाया था सर। इसमें भी कॉस्ट ढूंढने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या वेटेड एवरेज मेथड वगैरह 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 वगैरह। इनमें से जो भी मेथड हम चूज कर लेते हैं फिर वो मेथड बन जाता है प्लस प्रिंसिपल को साथ में लेके एक पॉलिसी। मान लो हमने फीफो चुन लिया, फीफो मेथड हमने चुन लिया, तो अब ये प्रिंसिपल प्लस फीफो मेथड दोनों टुगेदर ये क्या बन गया, एक अकाउंटिंग पॉलिसी। और अकाउंटिंग पॉलिसी बनते ही इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि अब बैलेंस शीट के एंड में नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, और कॉस्ट के लिए फीफो मेथड फॉलो किया गया है। यानी ये पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर को बतानी पड़ेगी ताकि उसे समझ में आए कि इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली है तो निकाली कैसे, निकाली है तो निकाली कैसे। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। अब मान लीजिए पिछले साल हमने लगाया था फीफो मेथड, पिछले साल हमने लगाया था फीफो मेथड, जिसकी वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया 5 लाख और कॉस्ट ही लोअर थी एनआरवी से, इसलिए हमने उसे 5 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया। ये था प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में करंट ईयर में हम आए और हमने फीफो, करंट ईयर में हमने फीफो बंद करके वेटेड एवरेज लगाना शुरू कर दिया। देखो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल था जरूर कि आप अगर एक चीज चुनते हो तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, लेकिन मैंने क्या सिखाया, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप चेंज ही नहीं कर सकते। अगर संस्था को लग रहा है कि अब दूसरा मेथड फायदेमंद रहेगा तो वो उसे चुन सकती है, वो उसे चुन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी जल्दी बदले। तो कोई बात नहीं, एक बार बदल रहे हैं तो अलाउड है, क्या दिक्कत है, मना नहीं कर रहा कोई भी। और जब हमने वेटेड एवरेज लगाना शुरू किया, लेट सपोज हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5,50,000, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5,50,000। या मैं अपनी वही वाली फिगर्स ना ले लूं, वही वाली फिगर्स ले लेता हूं। फीफो से आ रहा था क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख और वेटेड एवरेज से करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक आया 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। तो बच्चों बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट 50,000 से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अभी तो सिखाया मैंने आपको, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर हम फीफो मेथड लगाएं तो 1 लाख आए, और अगर हम वेटेड एवरेज मेथड लगाएं तो 1,50,000 आए, 1,50,000 आए। प्रीवियस ईयर में हमने फीफो मेथड ही लगाया था, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 1 लाख, और अगर हम करंट ईयर में फीफो मेथड लगाते तब भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता 1 लाख। लेकिन करंट ईयर हमने लगाया वेटेड एवरेज, जिसकी वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,50,000, 50,000 से बढ़ गया। यानी कि अगर हम फीफो मेथड लगाते करंट ईयर में भी तो हमारा स्टॉक कितना होता, 1 लाख। ये सिचुएशन है बच्चों, और हम लगा रहे हैं करंट ईयर में वेटेड एवरेज, तो हमारा स्टॉक हो गया 1,50,000। क्या इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट 50,000 से बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे सर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है। और इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि यार पिछले साल तो इनका प्रॉफिट कम था, इस साल इनका प्रॉफिट 50,000 बढ़ गया है, ये कंपनी बढ़िया है, इसमें पैसे लगा दो। जबकि ये बिल्कुल गलत है, उनकी ना सेल बढ़ी है ना कोई प्रॉफिट बढ़ा है, उनका जस्ट क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का मेथड बदल गया है, जिसकी वजह से उसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। जो क्लोजिंग स्टॉक फीफो से 1 लाख आता, वही क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज से 1,50,000 आ रहा है। इतनी बात बदल गई है और कुछ नहीं बदला, वो वैल्यूएशन का मेथड बदल गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह से वो प्रॉफिट 50,000 ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर को इतना ज्ञान होगा? इन्वेस्टर बेचारे को इतना ज्ञान नहीं होता, इन्वेस्टर को इतना ज्ञान नहीं होता। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है बाबू भैया, यही तो बात है, यही तो परेशानी है सारी, और क्या है। इसीलिए इन्वेस्टर के साथ धोखा ना हो जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आता है और कंपनियों से कहता है कि कंपनियों बिजनेसेस, अगर तुम
अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मेथड चेंज कर दिया, मेथड भी पॉलिसी का ही हिस्सा है, मेथड चेंज हुआ तो पॉलिसी चेंज हुई। प्रिंसिपल प्लस मेथड इक्वल टू पॉलिसी, मेथड चेंज तो उधर पॉलिसी चेंज। यस सर। तो अगर आप पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि भैया ये जो प्रॉफिट में हेरफेर हुआ है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घटत बढ़त हुई है, ये इस वजह से हुई है, इसके बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत ले लेना। अब ये कंपनी नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेगी कि हमारा प्रॉफिट 50,000 से जेन्युइनली नहीं बढ़ा, वो तो हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है, मेथड चेंज करके क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब इन्वेस्टर को समझ में आएगा कि वो प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, बस वैल्यूएशन चेंज हो गई, ऑन पेपर बढ़ा हुआ दिख रहा है, असलियत में बढ़ा नहीं है। अब वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बढ़िया तरीके से ले पाएगा, बढ़िया तरीके से ले पाएगा। आई बात समझ? आया कॉन्सेप्ट समझ? यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। इसीलिए अगर आपकी पॉलिसी में कभी चेंज होता है, इसीलिए अगर आपकी पॉलिसी में कभी चेंज होता है तो वो भी AS1 के तहत आपको डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन आपने पॉलिसी चेंज करी तो दो बातें हो सकती है, वो जो चेंज है या तो वो चेंज मटेरियल होगा या हो सकता है वो चेंज इमैटेरियल हो, या यूं कहूं नॉन मटेरियल हो। या तो हो सकता है वो चेंज इमैटेरियल हो या मटेरियल हो। मटेरियल मतलब काम का, उसका इफेक्ट थोड़ा बड़ा है, और इमैटेरियल मतलब छोटा मोटा चेंज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फीफो मेथड से आता है 1 लाख, वेटेड एवरेज से आ जाए 1,05,00,000 रुपये, ऐसा कुछ आ जाए, 500 रुपये का इतना बड़ा चेंज नहीं है, फिर उसे अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ अभी। इमैटेरियल का मतलब अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बात खत्म। ओके जी। उसके बाद भी दो बातें होंगी, आपने पॉलिसी चेंज करी, चेंज का अमाउंट जो है वो मटेरियल है, उसके बाद भी दो बातें होंगी। अमाउंट आप निकाल सकते हो कितना फर्क पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, या नहीं निकाल सकते हो कि कितना फर्क पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर निकाल सकते हो, जैसे अभी हम निकाल पाए, तो डिस्क्लोज करो अमाउंट कि भाई आपकी पॉलिसी चेंज करने की वजह से कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर आप अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ये फैक्ट डिस्क्लोज करो कि हमने पॉलिसी चेंज करी है, इफेक्ट मटेरियल है, पर हम उसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। ये लाइन लिखनी होगी आपको, ये लाइन लिखनी होगी आपको। और अगर जो चेंज है वो मटेरियल ही नहीं है, उसका अमाउंट ही बहुत छोटा है, तो क्या करो, इग्नोर कर दो। क्या करो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो बच्चा पार्टी, इग्नोर इट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेथड चेंज करने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है वो आज तो छोटा मोटा है, इमैटेरियल, लेकिन आने वाले सालों में जब वेटेड एवरेज को लगातार लगाएंगे तो ये दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो आज तो फीफो की जगह वेटेड एवरेज लगाने से जो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा है वो छोटा मोटा है, बट आने वाले सालों में वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपको ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर फ्यूचर में मटेरियल हो जाएगा तो फिर आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, ये बस हम पढ़ रहे हैं अभी, ये बस हम पढ़ रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे पॉलिसी चेंज करी, आप फीफो से आ गए वेटेड एवरेज पे, तो AS1 क्या पूछेगा, AS1 कहेगा कि भाई आपने पॉलिसी चेंज करी, फीफो से वेटेड एवरेज में आए, बताओ चेंज मटेरियल है या नॉन मटेरियल है। आपने कहा चेंज मटेरियल है, तो फिर AS1 क्या पूछेगा, बताओ अमाउंट। आपने बता दिया 50,000, 60,000, कुछ भी, तो AS1 क्या कहेगा, जाओ अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करो कि पॉलिसी चेंज करने की वजह से इतने अमाउंट का मटेरियल इफेक्ट आपके प्रॉफिट पर, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ रहा है। अगले केस पे आते हैं। AS1 ने पूछा तुमने पॉलिसी चेंज करी है, हमने कहा हाँ, हम फीफो से वेटेड एवरेज पर आ गए। AS1 ने कहा चेंज मटेरियल है, हमने कहा हाँ मटेरियल है। AS1 ने पूछा अमाउंट बताओ, हमने कहा अमाउंट तो नहीं पता, हमें इतना पता है कि चेंज मटेरियल है, पर हमें अमाउंट नहीं पता उसका। हमें ये नहीं पता कि इफेक्ट कितना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। इफेक्ट तो पड़ेगा, मटेरियल इफेक्ट पड़ेगा, पर अमाउंट नहीं पता हमें उसका। तो AS1 कहता है अपने नोट्स में जाके यही बात लिख दो कि तुमने पॉलिसी चेंज करी है,
उसका इफेक्ट मटेरियल है, पर तुम अमाउंट नहीं निकाल पा रहे, ताकि इन्वेस्टर सोच समझ के फैसला ले कि इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनका जो चेंज हुआ है उसका अमाउंट कितना है और उस पर कितना इफेक्ट जो है पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इन्हें खुद ही नहीं पता। ये लाइन वहां जाके लिखनी पड़ेगी, छुपाओगे तो AS1 का डिसोबेंस हो जाएगा, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। अगले केस पे आते हैं। AS1 ने पूछा तुमने पॉलिसी चेंज करी है, हमने कहा हाँ, हम फीफो से वेटेड एवरेज पे आ गए। इफेक्ट मटेरियल है, हमने कहा नहीं, इफेक्ट मटेरियल नहीं है। AS1 कहता है इग्नोर कर दो, लेकिन AS1 पूछता है इफेक्ट मटेरियल नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि आने वाले ईयर्स में मटेरियल हो जाए, हमने कहा हाँ हो सकता है। तो AS1 क्या कहता है, फिर इग्नोर मत करो, फिर ये बात लिखो नोट्स में कि भाई जो पॉलिसी चेंज करी है उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आज तो मटेरियल नहीं है, बट आने वाले ईयर्स में उसका अच्छा खासा इफेक्ट होगा, आने वाले ईयर्स में ये इफेक्ट मटेरियल हो जाएगा, आने वाले ईयर्स में ये इफेक्ट मटेरियल हो जाएगा। जी सर। अब जरा इसे स्टोरी से लिंक करें, स्टोरी से लिंक करें। जज साहब ने पूछा डिवोर्स हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ। जज साहब ने पूछा बच्चे हैं, उन्होंने कहा हाँ। जज साहब ने पूछा कितने हैं, उन्होंने कहा X। जज साहब ने कहा कौन किसके साथ रहेगा, एग्रीमेंट में डिस्क्लोज कर दो। जज साहब ने पूछा तलाक हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा बच्चे हैं, उन्होंने कहा हाँ। कितने हैं, पता नहीं। ये फैक्ट लिखो कि इन्हें खुद ही नहीं पता बच्चे कितने हैं, एग्रीमेंट में ये बात लिख देंगे जज साहब। अगला केस, जज साहब ने पूछा बच्चे हैं, उन्होंने कहा नहीं है। जज साहब ने कहा ठीक है, फिर तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर जज साहब ने पूछा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लेडी प्रेग्नेंट हो, बच्चा है नहीं पर होने वाला हो, उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसा है। तो फिर ये बात लिख दी जाएगी कि बच्चा अभी तो नहीं है, पर जब पैदा होगा तब किसके साथ रहेगा। वही चीज एग्जैक्टली यहाँ पॉलिसी में चेंज हुआ, चेंज अगर मटेरियल है और अमाउंट भी पता है तो लिख दो भाई कितने का चेंज हुआ है। चेंज अगर मटेरियल है, अमाउंट नहीं पता, तो ये बात लिखो कि पता ही नहीं है चेंज कितने का है, बच्चे हैं पर पता ही नहीं है कितने। और अगर चेंज मटेरियल ही नहीं है तो इग्नोर करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा है ही नहीं तो कुछ डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं, कुछ एग्रीमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा है नहीं होगा, चेंज आज मटेरियल नहीं है पर फ्यूचर में मटेरियल होगा, तो ये बात लिख दो कि भाई आज तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है बट फ्यूचर में होगा और इसके साथ रहेगा। आज तो चेंज मटेरियल नहीं है बट आने वाले ईयर्स में ये चेंज मटेरियल हो जाएगा, ये चेंज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बात आज ही लिख दो, आज ही लिख दो, ताकि इन्वेस्टर को ये पता रहे कि अभी तो इस चेंज की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आने वाले ईयर्स में जरूर पड़ेगा, आने वाले ईयर्स में जरूर पड़ेगा। ये लो जी, ये लो जी। अब आते हैं हम अपने क्लास नोट्स के ऊपर। ये आ गए जी बच्चों हमारे क्लास नोट्स। बच्चा पार्टी आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर पेशे खिदमत है। क्लास नोट्स, क्लास नोट्स 1 हमने पढ़ लिया, टॉपिक 2 हमने पढ़ लिया, 3 हमने पढ़ लिया, 4 हमने पढ़ लिया, 6 7 हमने पढ़ लिया, 5 टॉपिक नंबर 5 हाउ टू डिस्क्लोज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल इन करंट पीरियड, अमाउंट एसर्टेन्ड, अमाउंट डिस्क्लोज कर दो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल है, अमाउंट नहीं पता, फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड। फैक्ट लिखो कि मटेरियल चेंज है पर अमाउंट नहीं पता, ये बात लिखो नोट्स टू अकाउंट्स में। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल नहीं है, नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड बट एसर्टेनेबल इन लेटर पीरियड। अभी तो मटेरियल नहीं है बट फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा, तो इस बात को फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज्ड इन करंट पीरियड। करंट पीरियड के नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो कि जो हम फीफो से वेटेड एवरेज पे आए हैं, इसकी वजह से जो चेंज हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो छोटा मोटा है, लेकिन आने वाले ईयर्स में वो चेंज बड़ा होते हुए चले जाएगा, वो चेंज आने वाले ईयर्स में बढ़ जाएगा। और अगर आज भी इमैटेरियल है चेंज, आने वाले ईयर्स में भी कोई खास फर्क नहीं होना, फिर तो इग्नोर है, इसलिए वो वाला पॉइंट हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, इग्नोर वाला। ठीक है बच्चों? यस सर। देखो कितने बढ़िया तरीके से चीज़ हमारे पास कवर अप हुई, कितने बढ़िया तरीके से चीज़ हमारे पास कवर अप हुई। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप देख सकते हैं, याद हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के डायरेक्ट रिलेशन के माध्यम से, और स्टोरी तो है ही हमारे पास मेमोराइज करने के लिए। यस सर जी, यस सर जी। तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा? हमारा अगला टारगेट होगा बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन, क्विक रिवीजन, जो हमारे हेलीकॉप्टर व्यू का तीसरा हिस्सा है। क्विक रिवीजन, हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, यस सर, हमने कॉन्सेप्ट रीड कर लिया, स्टोरी को कॉन्सेप्ट से लिंक कर लिया, कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए।
अब हेलीकॉप्टर व्यू के स्टेप नंबर 3 पर आएंगे अगली क्लास में, जो क्या होगा, जो होगा हमारा क्विक रिवीजन। और क्विक रिवीजन करके अपना चल देंगे स्टडी मेटेरियल आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, और आप पाओगे कि कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों अगली क्लास में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको पूरा कोर्स बाय करना है तो सीएसए से सीए इंटर सितंबर 25 के लिए सफलता बैच जरूर बाय करें। सीएसए देगा साथ, कोई नहीं है घबराने वाली बात। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।